नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंट बनते ही अपने शासन के पहले दिन जो किया वो बेमिसाल है। ऑफिस संभालते ही ट्रंप ने 2 घंटे में 100 से ज्यादा ऑर्डर पास किए और एक एक ऑर्डर चौंकाने वाला है। हर ऑर्डर ऐसा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, एक एक ऑर्डर ऐसा जिसका असर पूरी दुनिया पर होगा। ट्रंप के ओवल ऑफिस में पहुंचते ही मेक्सिको बॉर्डर पर आर्मी तैनात हो गई। इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए बॉर्डर को सील कर दिया गया। ट्रंप ने कहा, जल्दी अमेरिका में इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन प्रोग्राम शुरू होगा। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे दूसरे देशों के नागरिकों को वापस भेजा जाएगा। आज ब्लूमबर्ग एजेंसी ने दावा किया कि ट्रंप प्रशासन ने 18,000 भारतीयों की लिस्ट भी तैयार की है जो अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। अब इन्हें इंडिया वापस भेजने की तैयारी की जा रही है। हालांकि अभी तक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस खबर को कंफर्म नहीं किया है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ और बड़े फैसले किए, कुछ और चौंकाने वाले फैसले किए, जैसे अब जन्म से अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी। अभी तक अमेरिका में रहने वाले विदेशी लोगों के जिन बच्चों का जन्म अमेरिका में होता है उन्हें अमेरिका का नागरिक माना जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ट्रंप ने यह अधिकार खत्म कर दिया। शपथ लेने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने WHO से बाहर आने का भी ऐलान कर दिया। अमेरिका अब पेरिस क्लाइमेट डील को भी नहीं मानेगा। ट्रंप ने क्लियर कर दिया कि वो अमेरिकी हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अमेरिका अब ऑयल और नेचुरल गैस का प्रोडक्शन बढ़ाएगा, दुनिया भर में इसकी सप्लाई करेगा और डॉलर कमाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका में कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे, इसके बजाय दूसरे देशों के इंपोर्ट पर टैरिफ को बढ़ाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन के डोमिनेंस को खत्म करेंगे। ट्रंप ने आज कहा कि अब 2 देशों की जंग में अमेरिका बीच में नहीं पड़ेगा। किसी और देश की तरफ से अमेरिका के सैनिक नहीं लड़ेंगे। ट्रंप पनामा कैनाल का कंट्रोल फिर से अमेरिका के हाथों में लेंगे। ऐसे तमाम बड़े बड़े फैसले हुए जिनका असर पूरी दुनिया पर होगा। ट्रंप अगर डिपोर्टेशन पॉलिसी लागू करेंगे तो इसका अमेरिका में रहने वाले भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा? क्या हमारे इंजीनियर्स और डॉक्टर्स को अमेरिका का वीजा मिलने में अब दिक्कत होगी? अमेरिका अगर डीजल पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियों को बढ़ावा देगा तो इससे हमारे ऑटो सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा? अगर अमेरिका ऑयल की सप्लाई करेगा तो क्या दुनिया भर में तेल की कीमतों में कमी आ जाएगी? चीन और अमेरिका के बीच जो बिजनेस वॉर शुरू होगा उसका भारत पर क्या असर होगा? इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे आज की बात में। लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुर्सी पर बैठते ही कौन कौन से ऑर्डर्स पर साइन किए। डोनाल्ड ट्रंप कैपिटल हिल में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद सीधे वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल वन अरीना स्टेडियम पहुंचे। प्रेसिडेंट के तौर पर परेड की सलामी ली और इसके बाद सपोर्टर्स की रैली को एड्रेस किया। डोनाल्ड ट्रंप पूरे उत्साह में थे। उन्होंने वहीं पर फाइल्स मंगवाई और सपोर्टर्स के सामने ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर साइन करना शुरू कर दिया। You want to say it? Oh, if you want me to, sir. Why don't you say what I'm signing? Sure. The first item that President Trump is signing is the rescission of 78. ट्रंप ने दिखा दिया कि वो चुनावी रैलियों में जो दावे कर रहे थे वो सिर्फ चुनावी वादे नहीं थे। कुर्सी पर बैठते उन्होंने उन वादों पर अमल शुरू कर दिया। राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप ने पहला आदेश यह दिया कि अमेरिका की फेडरल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के सारे कर्मचारी तुरंत काम पर लौटें। कोविड के बाद से ही अमेरिका में ज्यादातर सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। ट्रंप ने उन सबको दफ्तर आकर काम करने का हुक्म दिया और इसके बाद ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स यानी प्रेसिडेंट के फरमानों की बाढ़ सी लगा दी। 100 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत किए। उन्होंने 6 जनवरी 2021 को कैपिटल पर हमला करने वाले अपने करीब 1600 सपोर्टर्स को माफी दे दी। पेरिस क्लाइमेट डील से अमेरिका के निकलने का आदेश दिया। जो बाइडेन की इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को बढ़ावा देने वाली ग्रीन न्यू डील को खत्म करने का ऐलान कर दिया।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अमेरिका को फिर से निकाल दिया। ट्रंप ने मेक्सिको से लगने वाली सीमा पर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। मेक्सिको में एक्टिव ड्रग कार्टेल्स यानी ड्रग तस्करी के बड़े बड़े गिरोह को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। कैपिटल वन एरिना में अपने समर्थकों के बीच राष्ट्रपति के फरमानों की झड़ी लगाने के बाद ट्रंप ने अपने साइन किए हुए पेन लोगों की तरफ फेंके ताकि वो इसे यादगार के रूप में सोवेनियर के तौर पर रख सकें। ट्रंप ने अपना सबसे बड़ा आदेश गैर कानूनी तरीके से घुसाए लाखों लोगों को अमेरिका से बाहर निकालने का दिया। ट्रंप ने कहा घुसपैठ अमेरिका की बड़ी प्रॉब्लम है, असल में अमेरिका का इन्वेजन है। इन अपराधियों ने अमेरिका पर आक्रमण किया है, इन सबको चुन चुन कर देश से बाहर निकालकर फेंक दिया जाएगा। I will sign a series of historic executive orders. With these actions, we will begin the complete restoration of America and the revolution of common sense. It's all about common sense. First, I will declare a national emergency at our southern border. All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. We will reinstate my Remain in Mexico policy. I will end the practice of catch and release. And I will send troops to the southern border to repel the disastrous invasion of our country. Under the orders I signed today, we will also be designating the cartels as foreign terrorist organizations. As Commander-in-Chief, I have no higher responsibility than to defend our country from threats and invasions, and that is exactly what I am going to do. We will do it at a level that nobody's ever seen before. वाकई में ट्रंप ने जो किया इट इज नेवर सीन बिफोर है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ ट्रंप के इस आदेश का असर अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पर तुरंत दिखाई दिया। अप्रवासियों को कस्टम और इमिग्रेशन चेक में मदद करने वाला CBP-1 ऐप इनएक्टिव कर दिया गया। अमेरिका के कैलिफोर्निया और टेक्सास राज्यों की मैक्सिको से लगने वाली सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई। सीमाएं सील की जाने लगी क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका के सदर्न बॉर्डर मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगा दी है, इसलिए वहां पर इमिग्रेशन और कस्टम चेक के लिए बने चौकियों ने भी काम करना बंद कर दिया। सीमा की निगरानी नेशनल गार्ड ने अपने हाथ में ले ली है। अमेरिका में दाखिल होने के लिए मंजूरी का इंतजार कर रहे हजारों लोग बॉर्डर पर अटक गए हैं। जिन इमिग्रेंट्स को कस्टम के अफसरों ने अपॉइंटमेंट दिया है, डॉक्यूमेंट समेत बुलाया था, उनके अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए गए हैं। उनको बॉर्डर आउटपोस्ट से वापस किया जाने लगा। ट्रंप की पावर में वापसी का फौरी असर मैक्सिको पर ही दिख रहा है। बॉर्डर पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि वो करें तो क्या करें। मैं एसोसिएट प्रेस की वेलेरी गोंजालेस यहाँ मेटामोरस में खड़ी हूँ। सीमा के उस पार टेक्सास का ब्राउजविला कस्बा है। कुछ मिनटों पहले मैंने देखा कि अप्रवासियों के 2 बड़े समूह यहाँ आए थे, जिनको कस्टम एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऐप 1 के जरिए अमेरिका में घुसने का अपॉइंटमेंट मिला था। उन्हें 2 दिन बाद अमेरिका में दाखिल होना था। इन अप्रवासियों ने बताया कि उन्हें हवाई अड्डे से यहाँ लाया गया था, लेकिन अंदर अधिकारियों ने उनको कहा कि उनके अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए गए हैं, जिसके बाद उन्हें कैंप से बाहर निकाल दिया गया। अब उनको नहीं पता कि वो कहाँ जाएं। कैपिटल वन एरिना स्टेडियम से डोनाल्ड ट्रंप जब 4 लेने के व्हाइट हाउस पहुंचे तो 4 लेने के साथ एक के बाद एक फरमान जारी करने शुरू कर दिए। ट्रंप ने अवैध घुसपैठ रोकने के अलावा जो दूसरा बड़ा आदेश जारी किया वो है अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को मिलने वाली सिटीजनशिप को लेकर। अमेरिकी संविधान के 14th अमेंडमेंट के मुताबिक अगर किसी इमिग्रेंट का अमेरिका में रह रहे किसी विदेशी नागरिक का बच्चा अमेरिका में जन्म लेता है तो उसे अमेरिका की नागरिकता ऑटोमेटिकली मिल जाती है।
लेकिन ट्रंप ने चुनाव के दौरान इस नियम को खत्म करने का वादा किया था और व्हाइट हाउस में पहुंचते ही उन्होंने यह वादा पूरा कर दिया। अमेरिकी संविधान की इस व्यवस्था को खत्म कर दिया। अब किसी इमिग्रेंट या विदेशी नागरिक के बच्चे को सिर्फ जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी। ट्रंप ने अमेरिका की फेडरल एजेंसीज को आदेश दिया कि वो किसी अप्रवासी या फिर वर्क वीजा पर अमेरिका में रह रहे शख्स के बच्चे की अमेरिकी नागरिकता की अर्जी को मंजूर न करें। एजेंसीज को ट्रंप ने अपने इस आदेश का पालन करने के लिए 1 महीने का वक्त दिया है। इसका असर लाखों लोगों पर पड़ सकता है। हालांकि ट्रंप के इस आदेश को आगे चलकर अदालत में चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन ट्रंप ने कहा उनका आदेश पूरी तरह से कानूनी है और वो किसी भी अदालत का सामना करने के लिए तैयार है। That's a good one. Birthright. That's a big one. What about that one in the courts? That one is likely to be challenged. Could be. We think we have good grounds, but you could be right. I mean, you'll find out. It's ridiculous. We're the only country in the world that does this with birthright, as you know. And it's just absolutely ridiculous. But, we'll see. We have very good grounds. Sir, People have wanted to do this for decades. ट्रंप ने एक और बहुत बड़ा फैसला किया जिसकी पूरी दुनिया में चर्चा है। ट्रंप ने कहा अमेरिका में अब सिर्फ 2 ही जेंडर होंगे, मेल और फीमेल। थर्ड जेंडर की मान्यता ट्रंप ने खत्म कर दी है। ट्रंप ने पहले दिन जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए हैं उनमें से 78 तो केवल जो बाइडेन के फैसलों को पलटने के लिए किए गए। जो बाइडेन की सरकार ने क्लाइमेट चेंज से मुकाबले के लिए सोलर और विंड एनर्जी को बढ़ावा देने, इलेक्ट्रिक गाड़ियों को प्रमोट करने के लिए इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट लागू किया था ताकि अमेरिका के कार्बन एमिशन को कम किया जा सके। लेकिन ट्रंप का आरोप था कि बाइडेन की ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने की वजह से अमेरिका में महंगाई आसमान पर पहुंच गई, सारे रिकॉर्ड टूट गए, अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री तबाह हो गई, लोगों के खर्चे बढ़ गए, अमेरिका का एनर्जी सेक्टर बर्बाद हो गया। अमेरिका में जो तेल और गैस निकाला जा रहा था उसका मार्केट खत्म हो गया। इसलिए शपथ लेने के बाद ट्रंप ने कैपिटल के अंदर अपनी स्पीच में ऐलान किया वो देश में एनर्जी इमरजेंसी लगा रहे हैं, ग्रीन न्यू डील को खत्म कर रहे हैं ताकि लोगों को महंगाई से निजात दिलाया जा सके और अमेरिका की ऑटो इंडस्ट्री को तबाही से बचाया जा सके। I will direct all members of my cabinet to marshal the vast powers at their disposal to defeat what was record inflation and rapidly bring down costs and prices. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. With my actions today, we will end the Green New Deal and we will revoke the electric vehicle mandate, saving our auto industry and keeping my sacred pledge to our great American auto workers. ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स को खुश करने वाले इन फैसलों के अलावा कुछ ऐसे कदम भी उठाए हैं जिनका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अमेरिका को पेरिस क्लाइमेट डील से अलग कर लिया है। 2015 में दुनिया के तमाम देशों ने यह समझौता क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए किया था, जिसके तहत ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देना और कार्बन एमिशन को खत्म करना है। लेकिन ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में भी पेरिस जलवायु समझौते से अमेरिका को अलग कर लिया था। इस बार भी कार्यकाल के पहले दिन उन्होंने अमेरिका को पेरिस डील से अलग कर लिया, क्योंकि धरती के वातावरण को प्रदूषित करने वाली सबसे ज्यादा गैसेस का एमिशन अमेरिका करता है। इसलिए अमेरिका के पेरिस डील से बाहर होने पर ग्लोबल वार्मिंग यानी धरती का तापमान बढ़ने का डर और तेज हो जाएगा। यही नहीं, ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल का एक और फैसला दोहराते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने का ऐलान किया। 196 मेंबर स्टेट्स वाला WHO दुनिया भर में हेल्थ इमरजेंसी से निपटने के लिए काम करता है। 196 सदस्य देशों में से WHO को सबसे ज्यादा
20% फंड अमेरिका ही देता है। ट्रंप ने WHO से अलग होने की घोषणा करते हुए कहा, अमेरिका की आबादी चीन से बहुत कम है, फिर भी अमेरिका WHO को $500 मिलियन देता है और चीन सिर्फ $39 मिलियन देता है। इस तरह का इम्बैलेंस नहीं चलेगा, इसलिए वो WHO से अलग हो रहे हैं। So we paid $500 million to World Health when I was here, and I terminated it. China with 1.4 billion people. We have 350 to pay. We have, nobody knows what we have because so many people came in illegally, but let's say we have 325. They had 1.4 billion. They were paying 39 million, we were paying 500 million. It seemed a little unfair to me. So that wasn't the reason, but I dropped out. They offered me to come back for 39 million. In theory, it should be less than that, but you know. And when Biden came back, they came back for 500 million. He knew that you could have come back for 39 million. They wanted us back so badly, so we'll see what happens. Pretty sad though, think of it. China pays 39 million and we pay 500 million. And China's a bigger country. डोनाल्ड ट्रंप ने आज साबित कर दिया कि वो जो कहते हैं वही करते हैं और जो करते हैं उससे पहले ही साफ साफ कह देते हैं। व्हाइट हाउस में काम संभालने के पहले ही दिन 100 ऑर्डर पहले कभी किसी प्रेसिडेंट ने पास नहीं किए। आज ट्रंप ने जो किया वो अमेरिका के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। कल रात जब मैंने ट्रंप का भाषण सुना था तो उनके तेवर देखकर अंदाजा हो गया था कि वो पूरी दुनिया में खलबली मचाने वाले हैं। जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन और कमला हैरिस के सामने पिछली सरकार की धुलाई की वो चौंकाने वाला था। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की पिछली कई सरकारों को निकम्मा बता रहे थे, उनकी नालायकी का बखान कर रहे थे, तो बिल क्लिंटन और बराक ओबामा के चेहरे देखने वाले थे। आज ट्रंप ने जो फैसले किए उनमें सबसे बड़ा फैसला अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों को बाहर निकालने का है। अब 1 करोड़ से ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस उन मुल्कों में भेजा जाएगा जहां से वो आए थे। ये कई साल से अमेरिका की एक बड़ी प्रॉब्लम रही है, पर आज तक किसी प्रेसिडेंट ने इन लोगों को बाहर निकाल फेंकने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि 1 करोड़ लोगों को आइडेंटिफाई करना, उन्हें वापस भेजना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन ट्रंप जब ठान लेते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती। ट्रंप ने आज जो फैसले किए उनमें दूसरी बड़ी बात अमेरिका के ट्रेड, कॉमर्स और बिजनेस को लेकर है। इन मामलों में अमेरिका के हर फैसले का असर पूरी दुनिया पर दिखाई देगा। सबसे ज्यादा प्रेशर चीन पर पड़ेगा। ट्रंप की नजर हर उस बिजनेस पर है जिस पर चीन का कब्जा है, लेकिन ट्रंप ने अपने इलेक्शन के दौरान कह दिया था कि वो अमेरिका की बिजनेस की ग्लोरी को वापस लाएंगे और चीन के डोमिनेशन को खत्म करेंगे, और आज उन्होंने इस दिशा में काम शुरू कर दिया। ट्रंप की नई पॉलिसी को देखते हुए भारत को भी अपनी रणनीति नए सिरे से बनानी होगी। भारत इस समय दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है और अमेरिका के ट्रेड से रिलेटेड हर फैसले का असर भारत पर भी पड़ेगा। यह असर कितना होगा इसका अंदाजा कुछ दिन बाद लगेगा। जो गैर कानूनी घुसपैठ है यह सिर्फ अमेरिका नहीं, हमारे देश में भी बड़ी प्रॉब्लम है। कितने बांग्लादेशी घुसपैठी हमारे देश में रह रहे हैं इसका कोई अंदाजा नहीं है, कोई फिगर नहीं है। बांग्लादेशी घुसपैठी असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के रास्ते देश में घुसते हैं और अब यूपी, बिहार और दिल्ली तो छोड़िए, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल तक बांग्लादेशी घुसपैठी बड़ी तादाद में पहुंच गए हैं। वहां नौकरियां कर रहे हैं, वहां क्राइम कर रहे हैं। मुंबई में फिल्म स्टार सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने वाला अपराधी भी बांग्लादेशी निकला। सैफ अली खान को 5 दिन के बाद आज हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। हॉस्पिटल से निकलते वक्त सैफ पूरी तरह ठीक और सेफ दिखाई दिए। वो परिवार के लोगों के साथ खुद चलकर हॉस्पिटल से बाहर आए, गाड़ी में बैठे और मीडिया के कैमरों को वेव करते हुए आगे निकल गए। सैफ सदगुरु अपार्टमेंट के उसी फ्लैट में पहुंच गए हैं जहां 15-16 जनवरी की रात सैफ पर हमला हुआ था। हालांकि अब अपार्टमेंट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बाथरूम की जिस टूटी हुई विंडो से आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद सैफ के घर में घुसा था
उस विंडो को ठीक कर दिया गया है। घर की सभी बालकनी के बाहर जाली लगा दी गई है जिससे कोई शेफ्ट के जरिए या बालकनी के जरिए घर में न घुस पाए। आज पुलिस आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद को लेकर सैफ के घर में गई, घटना की रात के सीन को रिक्रिएट किया। पुलिस अब यह पता लगा रही कि शरीफुल इस्लाम बांग्लादेश से मुंबई कैसे पहुंचा, किन किन लोगों ने उसकी मदद की, बैंक का खाता खुलवाने में उसने जिन दस्तावेजों का इस्तेमाल किया वो उसे कहां से हासिल हुए। सैफ अली खान पर हमला करने वाले शरीफुल इस्लाम ने पुलिस को बताया कि वो दावकी नदी पार करके बांग्लादेश से मेघालय में घुसा, मेघालय से पश्चिम बंगाल में आया। उसने पश्चिम बंगाल में रहने वाले कुछ बांग्लादेशियों से कांटेक्ट किया। इन लोगों के जरिए वो उस गैंग के कांटेक्ट में आया जो बांग्लादेशियों को घुसपैठ के लिए भारत के दस्तावेज बनवाने का काम करता है। शरीफुल इस्लाम के पास जो मोबाइल नंबर है वो पश्चिम बंगाल में नादिया जिले के जहांगीर शेख के नाम पर रजिस्टर्ड है। जहांगीर शेख के दस्तावेजों की मदद से शरीफुल इस्लाम ने भारत में अपना बैंक अकाउंट खोला। सैफ अली खान पर हमला करने वाले शरीफुल इस्लाम ने पुलिस को बताया कि बांग्लादेश आने के बाद वो कुछ दिन तक पश्चिम बंगाल में रहा, वहां छोटी मोटी नौकरियां की। इसके बाद वो ट्रेन पकड़कर मुंबई आ गया, यहां एक पब में नौकरी की, लेकिन उसे वहां से निकाल दिया गया। उसके पास काम नहीं था, पैसे नहीं थे, इसलिए चोरी की नीयत से सैफ अली खान के घर में घुसा था। लेकिन लोग जाग गए, सैफ ने उसे पकड़ लिया। सैफ की गिरफ्त से छूटने के लिए उसने चाकू से वार किया। अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शरीफुल इस्लाम को बांग्लादेश से घुसपैठ कराने में किन किन लोगों ने मदद की और किस गैंग के लोगों ने फर्जी दस्तावेज बनवाने में उसका साथ दिया। इसके लिए मुंबई पुलिस अब शरीफुल इस्लाम को लेकर पश्चिम बंगाल और मेघालय भी जाएगी। चूंकि पकड़ा गया शरीफुल इस्लाम बांग्लादेशी है, इसलिए अब मुंबई में बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन की मांग हो रही है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना के एमपी मिलिंद देवड़ा ने आज कहा कि सैफ अली खान पर हमले के केस से यह साबित हो गया कि बांग्लादेशी घुसपैठिए अब लोगों की जान के लिए खतरा बन गए हैं। इसलिए अब सरकार को घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए अभियान चलाना चाहिए। जो कंपनियां दस्तावेजों के वेरिफिकेशन के बगैर घुसपैठियों को नौकरियां दे रही हैं, उनका ऑडिट होना चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए, क्योंकि गैर कानूनी बांग्लादेशियों से अब हर कोई डरने लगा है। हमें महाराष्ट्र में एक ऑडिट करनी चाहिए और खास करके वो जो स्टाफिंग कंपनीज है, जो स्टाफिंग कंपनीज लोगों को हायर करते हैं, लोगों को प्लेस करते हैं किसी कंपनी में, किसी एक प्यून का जो काम होता है, किसी घर वालों की जो काम होते हैं, हाउसकीपिंग में, फैसिलिटी मैनेजमेंट में, डोमेस्टिक स्टाफ में काम प्लेस करते हैं, उनका काम रहता है फर्स्ट चेक एंड बैलेंस करना। क्या उस व्यक्ति के पास आधार कार्ड है कि नहीं, क्या उस व्यक्ति के पास दूसरी सिटीजनशिप के प्रूफ है कि नहीं, उसके बाद वो उस व्यक्ति को प्लेस करते हैं। वो अफसोस की बात है कि आज कई जगहों पे जो ऐसे कंपनीज सडनली स्टार्टअप हो चुके हैं, वो इन प्रोसेसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। जिन कंपनीज ऐसे गवर्नमेंट के नियमों का पालन नहीं कर रहे, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। शरद पवार के एनसीपी ने मिलिंद देवड़ा की मांग का सपोर्ट किया। जयंत पाटिल ने कहा, अगर बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ सरकार कोई भी एक्शन लेगी, अवैध तरीके से रहने वाले बांग्लादेशियों को मुंबई से बाहर निकाला जाएगा, तो उनकी पार्टी इस मामले में सरकार का साथ देगी। बांग्लादेशी के बारे में अभी नया बवाल खड़ा किया गया है और जो भी है बांग्लादेशी जो भारत के बाहर से यहाँ आए हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा। उन जो बाहर से आए हैं, जो इलीगल माइग्रेंट है, उनको तो लेके वापस बांग्लादेश में छोड़ना चाहिए, उसमें कोई दो राय हो नहीं सकती। और ऐसी जो बांग्लादेश से आए हुए लोग हैं उनको कोम्बिंग ऑपरेशन करके भी उनको चूज करके निकाला तो और उनको बांग्लादेश में वापस छोड़ा, तो मुझे लगता है वो करने की आवश्यकता है। हमारा उसको पूर्ण पाठिंबा है। ऑडिट होना चाहिए और जो गलत यानी जो विदाउट परमिशन इंडिया में रहने को आए हैं उनको तो बाहर भेजना चाहिए।
इस मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों की राय लगभग एक जैसी है। मुंबई के लोग भी सरकार के साथ हैं, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में आकर ऐसे इलाकों में रहते हैं जहां पश्चिम बंगाल, असम, झारखंड या नॉर्थ ईस्ट से आए लोगों की आबादी ज़्यादा होती है। वो बंगला बोलते हैं, इसलिए इन लोगों के बीच खुल मिल जाते हैं, कोई उन पर शक नहीं करता। लेकिन जब कोई अपराध होता है, जब कोई घुसपैठिया क्राइम के केस में पकड़ा जाता है, तो मुसीबत पूरे इलाके के लोगों पर आती है। शक के दायरे में सब आते हैं। इसलिए जैसे ही ये पता लगा कि सैफ अली खान पर जानलेवा हमला करने वाला शरीफुल इस्लाम बांग्लादेशी घुसपैठिया है, तो वर्ली के लोगों ने सड़क पर आकर प्रोटेस्ट किया, पूरे इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की मांग की। हमने एक कैंपेन रैली शुरू की, बांग्लादेशी हटाओ देश बचाओ, और उस कैंपेन के थ्रू हम लोगों ने पूरा एरिया, हमारा जो प्रभाग क्रमांक 193 है, उसको छान कर पूरे एक गली गली में हम लोगों ने बांग्लादेशियों को ढूंढना शुरू कर दिया है कैंपेन के थ्रू। सैफ अली खान पे जो हमला हुआ है वो बहुत बुरा तरह से उनका हमला हुआ है, वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग ऐसे ही उनको संभालते रहेंगे बांग्लादेशियों को, तो ये ऐसे ही होता रहेगा। ये छोटा स्लम एरिया है, वहाँ पे मतलब ब्रोकर्स वगैरह लोग भरते हैं, क्या करते हैं हम लोग को पता नहीं। हम लोग को सैफ अली खान के जो हमला अटैक हुआ उससे हम लोग जागरूक हुए हैं। कितने साल हो गए इधर घुसपैठिए बैठे हैं, या अभी जागरूक हो गई सरकार? इतने साल क्या कर रही थी? अब एक सेलिब्रिटी पे अटैक हुआ तभी ये नींद से जाग गई, तब तक क्या ये पूरा स्लम एरिया पूरा बांग्लादेश से भरा होगा, हमको क्या मालूम पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन लाइन में देखिएगा तो बांग्लादेशी, वो लोग बोलेगा मैं झारखंड का हूँ, बंगाल का हूँ। मैं मानता हूँ बांग्लादेश वो झारखंड का डॉक्यूमेंट दिखाता है, मैं झारखंडी भाषा से मैं बात करने के लिए कोशिश करता हूँ कि आप हमारे झारखंड भाषा से बात करो, वो लोग झारखंड भाषा से बात नहीं करेगा, तो वह बांग्लादेशी ही है 110%। जब बांग्लादेशी यहाँ पे आते तो हम लोग को पता नहीं चलता, ये पहली बात है। और जब भाड़े पे रहने आते तो उनका ओरिजिनल आईडी प्रूफ नहीं लेके आते, इसके लिए वो हम लोग के पास पता नहीं चलता है। सैफ अली खान पर हुए हमले की वजह से बांग्लादेशी घुसपैठियों का इशू एक बार फिर से हाईलाइट हो गया है, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट हुई है। इस सवाल का जवाब भी मिल गया कि इलीगल माइग्रेंट्स बांग्लादेश से मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक कैसे पहुंच जाते हैं, ये लोग अपने आधार कार्ड कैसे बनवाते हैं, कैसे वोटर बन जाते हैं, और एक बार जब ये वोटर बन गए तो उन्हें सपोर्ट करने वाले नेता भी खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है कि अब राजनीतिक दलों को वोट के छोटे मोटे फायदे से ऊपर उठना चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए ये एक अच्छा अवसर है। देश का माहौल गैर कानूनी तौर पर बांग्लादेश से आए लोगों को निकालने के पक्ष में है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के कारण पूरी दुनिया में इलीगल माइग्रेंट के खिलाफ एक माहौल बना है। चोट तभी करनी चाहिए जब लोहा गर्म हो, और अब भी अगर सख्त एक्शन नहीं लिया गया तो भारत के बड़े बड़े शहरों के लिए यह मुसीबत और बड़ी बन जाएगी। बांग्लादेश के घुसपैठियों का मुद्दा दिल्ली की चुनावी राजनीति भी गर्म है। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कि दिल्ली में रहने वाले घुसपैठियों की पहचान की जाए, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के बीच एक दूसरे के खिलाफ तीखी बयानबाजी हो रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल एक गड़बड़ी से बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा पीछे छूट गया। केजरीवाल ने अपनी पब्लिक मीटिंग में रामायण की गलत कहानी सुना दी। कल अपनी एक चुनावी रैली में केजरीवाल ने सीता हरण का प्रसंग सुनाया। वो कहना यह चाहते थे जैसे रामायण में रावण सीता मैया को हर ले गया था, वैसे ही अगर दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आई तो जनता के लिए चल रही सारी स्कीम का हरण कर लेगी। केजरीवाल ने कहा, प्रभु राम जंगल में खाने पीने का सामान का इंतजाम करने गए थे। लक्ष्मण जी को सीता मां की रक्षा के लिए कुटिया में छोड़ दिया था। तभी रावण सोने के हिरण के रूप में आया और सीता माता ने लक्ष्मण को उसके पीछे भेजा। जैसे ही लक्ष्मण वहां से निकले तो रावण रूप बदलकर कुटी में आ गया और सीता माता को उठाकर ले गया। लेकिन रावण के मुताबिक सोने के मृग के रूप में रावण नहीं, मारीच नाम का राक्षस आया था। प्रभु राम मारीच के पीछे गए थे। बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल की इस गलती को पकड़ लिया और केजरीवाल पर सनातन के अपमान का इल्जाम लगाया। बीजेपी के नेताओं ने केजरीवाल को कैसे घेरा ये आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले केजरीवाल के भाषण का वो अंश आपको सुना देता हूं
जिसके चक्कर में केजरीवाल घिर गए। रामलीला देखने जाते हो कि नहीं जाते? भगवान राम की कहानी सुनिए। रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास हो गया था। तो एक दिन रामचंद्र जी खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बन के। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बन के आया। सीता मैया लक्ष्मण को बोली मेरे को ये हिरण चाहिए। लक्ष्मण बोला ना मैया, भगवान राम कह के गए हैं कि मेरे को आपकी रक्षा करनी है। उसने बोली नहीं, मैं तेरे को आदेश देती हूँ, जाओ और हिरण को पकड़ के लाओ। लक्ष्मण के पास चारा नहीं था। लक्ष्मण चला गया और वो रावण अपना वेश चेंज करके और सीता मैया का हरण करके ले गया। ये बीजेपी वाले भी उस सोने के हिरण की तरह है, इनके चक्कर में मत आ जाना, नहीं तो हरण हो जाएगा। केजरीवाल के इस बयान को बीजेपी ने पकड़ लिया। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सुबह सुबह कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर पहुंच गए, बजरंग बली की पूजा की और इसके बाद कहा कि वो बजरंग बली से केजरीवाल की गलती के लिए माफी मांगने आए हैं। वो दिन भर उपवास भी रखेंगे ताकि केजरीवाल की गलती की सजा दिल्ली वालों को न मिले। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा केजरीवाल ने हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, धर्म का अपमान किया है। दिल्ली के सनातनी लोग केजरीवाल को क्षमा नहीं करेंगे। रावण को सोने का हिरण बताकर उस सोने के मुंह से जो शीश महल में सोना लगा है, अरविंद केजरीवाल आज तक बाहर नहीं आ रहे हैं। उनकी नानी उनको सुनाती थी कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, लेकिन ऐसी कौन सी रामायण इन्होंने सुनी है जिसमें उन्होंने श्री रामायण की भी गलत व्याख्या की है। ये हमारे सनातन का अपमान है, हमारी आस्थाओं का अपमान है। अब वो तो अधर्मी है, वो तो क्षमा मांगेंगे नहीं, लेकिन प्रभु श्री राम से, प्रभु श्री हनुमान से हमने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी है कि ऐसे अधर्मियों को कम से कम माफ करें। लेकिन उनके इस अधर्म के लिए आज मंगलवार का दिन है, हम पूरा दिन उपवास करें। जो सनातन से अलग हटके चलेगा, जो अधर्म का रास्ता अपनाएगा, जो अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्यों को पालने का काम करेगा, प्रभु श्री राम उसके साथ न्याय भी करेंगे और उसको उसके पापों की सजा भी। इसके बाद मनोज तिवारी सामने आए। उन्होंने कहा केजरीवाल ने सिर्फ गलत कथा नहीं सुनाई बल्कि सीता माता का भी अपमान किया। दिल्ली की जनता भगवान राम और माता सीता का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। मनोज तिवारी ने कहा कि केजरीवाल सनातनी होने का ढोंग करते हैं, जबकि हकीकत यह है कि उन्होंने रामायण भी नहीं पढ़ी। अरविंद केजरीवाल को जब रामचरितमानस की भी जानकारी नहीं है, रामायण की इतनी बड़ी कहानी कि मारीच सोने का मृग बन करके आया सीता हरण के लिए, जिसको इतनी जानकारी नहीं है, वो व्यक्ति अपना परिचय स्वयं दे रहे हैं कि उनका सनातन से, रामायण से, राम जी से, सीता जी से कोई मतलब नहीं है। उनकी प्रवृत्ति भी रावणी है और उनका ज्ञान भी आज दिख गया है कि ऐसा मूर्खता भरा बात और दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि उन्होंने ये तो कहा ही कि सोने का मृग बन के रावण आया, ये तो उनकी अज्ञानता है, लेकिन दूसरी लाइन उन्होंने सीता जी का अपमान किया है। वो कहते हैं सीता जी ने हिरण लाने के लिए लक्ष्मण जी को भेज दिया। मूर्ख अरविंद, आप सीता माता का अपमान कर रहे हो। सीता जी ने अपनी सुरक्षा, जो लक्ष्मण के रूप में खड़ी थी, राम की सुरक्षा के लिए अपनी सुरक्षा तक छोड़ दी। लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण राम की चिंता करो। और अरविंद केजरीवाल माता सीता पे आरोप लगाते हैं कि वो हिरण के लिए लक्ष्मण को भेजा। इसके बाद मालवीय नगर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने कहा कि केजरीवाल का बयान इस बात का सबूत है कि उनका बुरा वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि। जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेगी। ये पूरी रामचरितमानस की जो पंक्ति है वो अरविंद केजरीवाल जी पर 100% लागू होती है। जब मति भ्रम हो जाती है तो वो सनातन के खिलाफ
इसी तरह की बातें करते हैं और उनकी सत्ता का अंत अब पूरी तरह से सामने आ गया है और उनकी घबराहट ये दिखाई दे रही है किस तरह की बातें वो सनातन के विरोध में उल झुलूल बातें कर रहे हैं। जो हमारी सनातन की पद्धति है, सनातन का जो इतिहास है, जो रामचरितमानस है, उसको तोड़ मरोड़ के बेच रहे हैं। पूरी तरह की राक्षस वृत्ति उनके अंदर आ चुकी है और अंत निश्चित है। मौका मिलते ही कांग्रेस ने भी केजरीवाल के गलत ज्ञान पर तंज किया। प्रमोद तिवारी ने कहा, हिंदू परिवारों के बच्चे बच्चे को भगवान राम की कहानी जुबानी याद है, लेकिन लगता है कि केजरीवाल कोई नई रामायण लिख रहे हैं। अब रामायण तो मेरे ख्याल से रामचरितमानस हर हिंदू घर में पढ़ी जाती है। सबको मालूम है कि जब रावण गया था तो निसंदेह मारीच आया था हिरण का रूप गोल्डन धर के, तभी सीता जी ने तो भेजा था उसे लेने के लिए। तो ये तो ऐतिहासिक तथ्य सबको मालूम है। अब नए तथ्य या नई रामायण लिख रहे हों केजरीवाल जी, तो प्रकाशन में जब आ जाएगी तो पढ़ के हम बोलेंगे। पर मैं इतना जानता हूँ, जो अब तक रामायण पढ़ी है उसमें मारीच हिरण का रूप धारण करता है, कालनेमी। अब मैं आपको इस मामले में आम आदमी पार्टी का पक्ष भी सुनवा देता हूं। आम आदमी पार्टी के नेता जब केजरीवाल के बचाव में उतरे तो मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने मामले को थोड़ा घुमाया। कहा, केजरीवाल ने रावण की बात की थी, बीजेपी को रावण का अपमान बुरा लगा क्योंकि बीजेपी के नेता रावण के वंशज हैं। और इसके बाद केजरीवाल ने भी संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की बात को आगे बढ़ाया। कहा, बीजेपी के नेता राक्षस हैं, रावण को अपना आदर्श मानते हैं। अगर बीजेपी सत्ता में आई तो दिल्ली वालों का जीना मुश्किल कर देगी। कल मेरे से मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो मेरी वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। बात सिर्फ रामायण की नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुफ्त के माल पर भी खूब कंपटीशन हो रहा है। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपने संकल्प पत्र की दूसरी किश्त जारी की। बीजेपी ने स्टूडेंट्स, ऑटो ड्राइवर्स और डोमेस्टिक हेल्पर्स के लिए कई वादे किए। सरकारी संस्थानों में केजी से पीजी तक फ्री एजुकेशन का वादा किया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हिस्सा लेने वाले गरीब बच्चों को 15,000 रुपए की सरकारी मदद, एग्जाम्स के लिए फॉर्म भरने और यात्रा में होने वाले खर्च का रीइंबर्समेंट करने का वादा भी बीजेपी ने किया। बीजेपी ने कहा, अगर उनकी सरकार बनी तो ऑटो ड्राइवर्स और हाउस हेल्पर्स के लिए वेलफेयर बोर्ड बनेगा। उन्हें 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5 लाख का एक्सीडेंटल कवर दिया जाएगा। लेकिन केजरीवाल ने कहा, बीजेपी के संकल्प पत्र साफ हो गया कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो मुफ्त की योजनाएं बंद कर दी जाएंगी। और इसके बाद केजरीवाल ने एक नया शिगुफा छोड़ा। केजरीवाल ने धोबी समाज के लोगों को बुलाया, वादा किया अगर उनकी सरकार बनी तो वो धोबी समाज कल्याण बोर्ड बनाएंगे। धोबी जहां प्रेस करते हैं उन दुकानों में बिजली और पानी का डोमेस्टिक कनेक्शन दिया जाएगा। अभी प्रेस करने वालों से कमर्शियल रेट पर बिजली का कनेक्शन लिया जाता है। इस बार दिल्ली के चुनाव में बीजेपी और केजरीवाल में मुकाबला इस बात पर है कि कौन फ्री का माल देने की कितने ज्यादा वायदे करता है। केजरीवाल ने दिल्ली के धोबियों को याद किया तो बीजेपी ने ऑटो ड्राइवर्स के कल्याण की बात की। बीजेपी ने कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले छात्रों से भी वादा किया, उसी तरह जैसे केजरीवाल ने रेजिडेंशियल कॉलोनीज में काम करने वाले चौकीदारों से वादा किया था। अब यह फैसला दिल्ली की जनता को करना है कि किसके वादों पर यकीन करें। इस लड़ाई में कांग्रेस बड़ी मुश्किल में है क्योंकि कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना में बड़े बड़े वादे किए थे।
लेकिन दिल्ली के लोगों से कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग फ्री के वादों से उब चुके हैं, इसीलिए अब तक के चुनाव में फ्री के वादों का फायदा दूसरों को मिला है, कांग्रेस पीछे दिखाई दे रही है। योगी आदित्यनाथ कल अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ प्रयागराज पहुंचेंगे। कैबिनेट की मीटिंग प्रयागराज में होगी और इसके बाद योगी आदित्यनाथ अपने सभी 54 मंत्रियों के साथ संगम में डुबकी लगाएंगे, मां गंगा की पूजा करेंगे, आरती करेंगे। 2019 में भी योगी आदित्यनाथ अपनी कैबिनेट के मंत्रियों के साथ संगम पहुंचे थे और तब उन्होंने साधु संतों के साथ गंगा स्नान किया था। इस बीच महाकुंभ में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। आज भी 17 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। आम लोगों के साथ देश के जाने माने लोग भी महाकुंभ में दिखाई दे रहे हैं। देश के पूर्व प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने संगम में डुबकी लगाई। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी अपने पूरे परिवार के साथ महाकुंभ पहुंचे। गौतम अडानी ने सबसे पहले संगम पर जाकर गंगा पूजन किया और इसके बाद बड़े हनुमान जी के मंदिर में जाकर माथा टेका और बजरंगबली की मूर्ति पर माला चढ़ाई। अडानी ग्रुप इस बार महाकुंभ में रोज 1 लाख श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद की व्यवस्था कर रहा है। इसकी जिम्मेदारी इस्कॉन को दी गई है। इसके अलावा महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं को गीता प्रेस की 1 करोड़ धार्मिक पुस्तकें मुफ्त में बांटी जाएंगी। आज गंगा आरती से पहले गौतम अडानी ने इस्कॉन के मां भंडारे में जाकर प्रसाद ग्रहण किया, सेवा की, लोगों को खाना खिलाया और इसके बाद गौतम अडानी ने कहा कि इस मेले में जिस तरह का मैनेजमेंट किया गया है उस पर किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट को रिसर्च करनी चाहिए। माँ गंगा का आशीर्वाद लेना उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ की जो व्यवस्था और भव्यता जो बनाई हुई है, तो मैं सच्चे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी ये अपने सब भारतवासियों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद दूंगा। इतने करोड़ों की तादाद के अंदर लोग यहाँ आते हैं और जिस तरह से व्यवस्था रखी हुई है, ये मेरे हिसाब से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और कॉर्पोरेट हाउस के लिए भी एक रियली संशोधन का विषय है। जाने माने कवि कुमार विश्वास भी महाकुंभ में पहुंचे हुए हैं। आज उन्होंने भी संगम में स्नान किया और मां गंगा को प्रणाम किया। 144 वर्षों में सुयोग जुड़ा है, तो इसलिए तो बहुत ही परम सौभाग्य है। मैं इसी समय पर अपने राम गंगा मंडपम में कर रहा हूँ 3 दिन का। मैं तो इस गंगा के किनारे के लिए यही कहता हूँ कि तपस्वी राम के चरणों चढ़ी उपहार तक आई, हमारी माँ हमारे लोक के स्वीकार तक आई। तो माँ ने हमारा प्रणाम स्वीकार किया, यही बड़ी बात है। स्नान करने जा रहे हैं? जी, मैं स्नान करने। महाकुंभ का नजारा देखने के लिए इस बार सरकार ने हेलीकॉप्टर राइड का भी इंतजाम किया है और इसको लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह है। हालत यह है कि हेलीकॉप्टर की बुकिंग के लिए इतनी तादाद में लोग आ रहे हैं कि हेलीकॉप्टर की संख्या कम पड़ रही है, इसी लोगों को वेट करना पड़ रहा है। असल में उत्तर प्रदेश टूरिज्म के डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने संगम में जो हेलीकॉप्टर राइड शुरू की है उसका टिकट सस्ता है। लोग सिर्फ 1300 रुपए का टिकट लेकर हेलीकॉप्टर से पूरे संगम क्षेत्र को आसमान से देख सकते हैं। अभी तक महाकुंभ में 9 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ का असर अयोध्या में भी दिखाई दे रहा है। प्रयागराज में संगम स्नान के बाद तमाम लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और वहां रामलला के दर्शन कर रहे हैं। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने कहा कि अयोध्या में लगातार आ रही भीड़ की वजह से मंदिर के कुछ हिस्सों में जो निर्माण काम चल रहा था उसे कुछ दिनों के लिए रोकना पड़ा। कुंभ के कारण बहुत यात्री जो कुंभ में गए वो अयोध्या में भी आए हैं और औसतन लगभग प्रतिदिन 2 लाख के ऊपर हमारे यहाँ जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं। इतनी संख्या में श्रद्धालु आने से निर्माण कार्य
में थोड़ा सा बाधा पड़ रही है, क्योंकि सबसे अधिक प्राथमिकता श्रद्धालुओं की सुरक्षा का है। उसको हम पहले सुनिश्चित करते हैं, उसके बाद ही निर्माण कार्य करते हैं। तो जहां जहां मौका मिल रहा है वहां निर्माण कार्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगहों पे निर्माण कार्य श्रद्धालुओं की दृष्टि से उनके हित को ध्यान में रखते हुए हमें निर्माण कार्य रोकना पड़ा, और यह अनुमान है कि लगभग 4 फरवरी तक वह निर्माण कार्य तत्काल शुरू नहीं हो पाएगा। आपने देखा कि महाकुंभ में जो लोग जा रहे हैं वो सिर्फ संगम में डुबकी लगाकर संतुष्ट नहीं हो रहे। कुछ लोग रामलला के दर्शन करने अयोध्या जा रहे हैं, कई लोग काशी विश्वनाथ में महादेव की पूजा करने जा रहे हैं। चित्रकूट और विंध्यवासिनी जैसे धर्मस्थलों में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। पर महाकुंभ का दृश्य तो अद्भुत है। अगर आप भी ये देखना चाहते हैं कुंभ में क्या हो रहा है, इस अलौकिक आयोजन का आनंद लेना चाहते हैं, तो अपने स्मार्ट टीवी पर इंडिया टीवी का स्पेशल चैनल महाकुंभ 24/7 देख सकते हैं। ये चैनल YouTube पर भी अवेलेबल है। महाकुंभ प्रयागराज, लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब। महाकुंभ का अद्भुत दृश्य आप देख सकते हैं लाइव 24/7 इंडिया टीवी के स्मार्ट टीवी ऐप और YouTube पर इंडिया टीवी महाकुंभ चैनल डाउनलोड नाउ। आज की एक अच्छी खबर आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ में हमारे बहादुर सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी मिली है। गरियाबंद जिले में सुरक्षा बलों ने 16 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए उग्रवादियों में 1 करोड़ का इनामी जयराम उर्फ चेलापति भी शामिल था। गरियाबंद के जंगली इलाके में नक्सलवादियों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। एनकाउंटर साइट से अब तक 16 नक्सलियों की डेड बॉडीज बरामद हो चुकी हैं। मारे गए उग्रवादियों के पास से AK-47, सेल्फ लोडिंग राइफल्स और इंसास राइफल्स के साथ कई और ऑटोमेटिक हथियार मिले हैं। असल में 2 दिन पहले सुरक्षा बलों को छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बॉर्डर पर कुलाड़ी घाट इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों के छुपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद CRPF ने छत्तीसगढ़ और ओडिशा पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 19 जनवरी को कुलाड़ी घाट के जंगलों में एनकाउंटर शुरू हुआ, जिसमें कई बड़े नक्सली मारे गए। इनमें कई महिला नक्सली भी शामिल थीं। हालांकि आज नक्सलीज की डेड बॉडीज बरामद हुई तो उनमें से एक की पहचान जयराम उर्फ चेलापति के तौर पर हुई। चेलापति नक्सलियों की कोर कमेटी का मेंबर था और उसके सिर पर 1 करोड़ का इनाम था। एक हफ्ते के अंदर ही ये 2 बड़ी मुठभेड़ नक्सलियों के साथ हुई है और हमारे जवानों को भारी सफलता मिली है और हमारी सरकार नक्सलवाद के ताबूत पर आखिरी कील ठोकने का काम कर रही है। निश्चित रूप से माओवाद जो कैंसर के रूप में है, इसको समूल नष्ट करने में हम लोग सफल होंगे। नक्सलवाद आखिरी सांस ले रहा है और निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद इस देश से समाप्त होगा, बिल्कुल होगा। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद नक्सलवादियों के खिलाफ ऑल आउट एक्शन शुरू हुआ है। कुछ दिन पहले आपको याद होगा होम मिनिस्टर अमित शाह ने लोकसभा में कहा था कि अब माओवादियों का आतंक सिर्फ 3 राज्यों तक सिमट गया है और तेजी से ऑपरेशन चल रहा है और उसके बाद ये तय है अगले कुछ महीनों में नक्सलवादियों का नामो निशान मिट जाएगा। अमित शाह का 31 मार्च 2026 तक नक्सलवादियों को पूरी तरह खत्म करने का सपना पूरा होगा, इसकी उम्मीद करनी चाहिए।